नमस्कार। पिछले महीने 3 जुलाई से हम लोगों ने 30 जुलाई तक का संस्करण बनाया था खेल की वकालत, और हम लोगों ने शुरू की थी। बहुत सारा अच्छा संस्करण हमारा रहा, लेकिन सबसे ज्यादा संख्या हमारे शतरंज से जुड़े हुए लोगों के साथ हमारे मेहमान के रूप में वो आए और हमने वो प्रोग्राम को करेक्ट किया। और अब जब अगस्त में हम लोग दोबारा इस चीज को शुरू कर रहे हैं तो हम लोग इसका नाम बदल के चेस की वकालत कर रहे हैं। और आज जो हमारे पहले मेहमान हैं वो कई राज्यों से रिलेटेड हैं। जब उनसे हम लोग बातचीत करेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा कि किस तरह से 1983 में जब भारत ने वर्ल्ड कप क्रिकेट का जीता था और हर घर में क्रिकेट का वातावरण था, उस समय में इन्होंने संघर्ष वाला रास्ता, जो सबसे कठिन रास्ता था, जो ढूंढ करके इन्होंने किया। आइए इनसे बातचीत करेंगे तो बहुत सारी चीजें शतरंज के बारे में पता चलेगी कि शतरंज कैसे डेवलप हो रहा है अपने देश में। बहुत बहुत स्वागत है वीरेंद्र कुमार उपाध्याय जी आपका। नमस्कार सोनी जी आपका। सर, आप 1983 में स्कूलिंग लेवल पे चेस खेलना शुरू किए थे। हाँ, उस समय में मैं सर 19 जी हाँ बोलिए। 1983 में उस समय में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था। हाँ, मैं उस समय भिलाई में था तो मैं क्लब में वो मैच देखा भी था जिसमें वर्ल्ड कप जीता था भारत, और हमारे लिए बड़े गर्व की बात थी और सब जगह क्रिकेट का ही माहौल था। लेकिन चूंकि मैं क्लब अक्सर जाता रहता था तो वहाँ पर शतरंज भी मैं देखता रहता था जी तो शतरंज देखते देखते मुझे पहले से थोड़ा सा इंटरेस्ट था, लेकिन चूंकि मैं जानता नहीं था उसके बारे में, फिर एक बंगाली लड़के ने मुझे शतरंज सिखाया और उसके बाद मेरा उसमें अच्छा इंटरेस्ट हो गया। और चूंकि इंटरेस्ट तो क्रिकेट ग्लैमरस गेम है तो उसमें तो हम लोग खेलते ही थे बचपन में, अच्छा था। लेकिन शतरंज में मेरे को ये लगा जी कि इसमें एज का बंधन नहीं था आपके साथ, जी और आप किसी भी उम्र तक शतरंज खेल सकते थे। ये सबसे बड़ी चीज थी जिसके चलते मैं इसमें आगे बढ़ा। सर, आप एमपी में थे उस समय में, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश उस समय छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सर एक हुआ करती थी। तो हमें यह जानना है कि आप शतरंज को जब स्टेट लेवल पे आप फिर लगातार क्वालिफाई करते हैं और नेशनल भी खेलते हैं मध्य प्रदेश के लिए, वो एक सफर को जरा बयान करें सर, आपकी शुरुआत से और नेशनल बी तक का सफर सर। हाँ, देखिए मैं 1983 में जब शतरंज खेला तो फिर मैंने जूनियर लेवल पर कुछ स्टेट खेला, लेकिन उतना अनुभव नहीं मुझे मिला। और पहले तो ऐसी स्थिति थी कि आपके जो आपको कोच अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि खिलाड़ी अपनी ही तैयारी, बड़े बड़े खिलाड़ी जो हैं वो अपनी ही तैयारी करते थे, तो उसके चलते वो दूसरों को समय देना उचित नहीं समझते थे। और मेरे साथ ये सौभाग्य रहा कि मैं बाद में अपने खेल से आगे चलकर अपने सीनियर को प्रभावित कर पाया, और उन सीनियरों ने फिर मेरे को अपने साथ लेना चालू किया। कहीं कहीं फिर मैं उनके साथ खेलते हुए भी रहा, तो जिसका मुझे फायदा मिला। और मुझे सबसे पहले एक किताब मिली जिसका नाम था यूर फर्स्ट मूव। ये हाँ, ये किताब जो है बहुत बढ़िया किताब है, और मैं बच्चों लोग को भी ये बोलना चाहूंगा जो नए नए चेस सीख रहे हैं कि इस बुक को जरूर ले वो, क्योंकि ये बुक बहुत पुरानी है लेकिन अभी भी इसमें हर ओपनिंग का कुछ बेसिक जो 10 मूव्स रहता है वो हर ओपनिंग का दिया हुआ है, और किस तरीके से हमको उस ओपनिंग में आगे चलकर खेलना है ये कुछ थोड़ा सा दिया हुआ है। और उसमें इतने कायदे से सब चीजें समझाई गई हैं कि उस एक ही बुक के बेस पर मैं नेशनल के लिए क्वालिफाई हो गया था। तो मुझे अनुभव के रूप में जो है मेरे सीनियर थे आर.एस. गुप्ता, जो आनंद के साथ एशियन रैपिड चैंपियनशिप में भी इंडिया की टीम से सेलेक्ट हुए थे, और बाद में ऐसा हुआ कि उनके साथ भी मेरा एक मैच पड़ा स्टेट में, और मैं उसमें उनसे 8 चाल में जो है मैंने उनको फोर्स किया ड्रॉ के लिए फ्रेंच डिफेंस में।
तो वो इसीलिए वो संभव हो पाया क्योंकि एक सुधाकर बाबू IM है, वो उस समय भिलाई स्टील प्लांट में उनकी नौकरी लगी थी। वो बाद में इंडियन बैंक ज्वाइन कर लिए, वो हैं असल में तमिलनाडु की तरफ के। तो उनके साथ मैं थोड़ा सा उनके मैच के पहले, क्योंकि ड्रॉ तो निकल जाता था पहले किससे खेलना है, तो उनके मैच के पहले मैं थोड़ा सा उनके साथ प्रैक्टिस किया कि क्या हमको कल खेलना है। तो उन्होंने भी एक आइडिया दिया था, तो एक न्यू इन चेस बुक आता था जो कि उस समय सबके पास नहीं आता था। तो ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 92 की बात बता रहा हूँ। उस समय सबके पास सब बुकें नहीं आती थी। तो न्यू इन चेस बुक से मैंने उस समय बाबू ने बताया कि ये अभी अभी एक लेटेस्ट गेम खेला गया है, इसमें एक बढ़िया लाइन निकला है, तो इसको खेलने से फायदा होगा। तो मैं वही खेला लकली, और 8 चाल बाद जो है फोर्स ड्रॉ वो मान गए। और वो अभी फिडे मास्टर है, अब तो वो नहीं खेलते हैं, लेकिन वो बहुत बढ़िया खिलाड़ी थे। और मनोज वर्मा जी उस टूर्नामेंट में फर्स्ट किए थे, वो सेकंड किए थे, और मैं थर्ड किया था। उसके पहले मैं 89 में जो है ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेल चुका था, और 89 में ही फिर मैं कालीकट में अगस्त या सितंबर में मैं जो है खेलने गया था नेशनल बी। और उस फर्स्ट नेशनल बी में चूंकि मेरा शुरू से ये चीज रहा है, कोई भी चीज हो मैंने हमेशा ये अपने हिसाब से सामने वाले को खिलाने की सोची है। क्योंकि आज आप देखिए क्रिकेट हो चाहे कोई भी गेम हो, आप देखिए जो अपने हिसाब से सामने वाले को खिलवाता है उसके सक्सेस होने की ज्यादा संभावनाएं रहती है, क्योंकि हर कोई आजकल चेस के बारे में जानता है। तो मैं उस समय जो है आपका फर्स्ट राउंड में ही मेरा केवी शांताराम से मैच पड़ गया, जो कि आनंद के टीममेट रह चुके हैं। तो मैं उनसे जो है उनका घोड़ा मार लिया, लेकिन बदले में मेरा 2 पॉन मर गया था। तो मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए साइकोलॉजी कितना महत्व रखता है चेस में। तो मैं 2 पॉन जो है मेरा मर गया। तो उस समय थोड़ा सा 2.5 घंटे में 40 चालें चलनी होती थी, लेकिन वो भी बहुत मुश्किल होती थी, क्योंकि सोचने का तरीका थोड़ा सा अलग था, उतना आदमी जानता नहीं था हर चीज को। तो मैं वो बार बार बोलते रहे ड्रॉ ड्रॉ ड्रॉ। फिर मैं भी सोचा मेरे को 5 मिनट में 17 चाल चलनी थी। मैंने बोला कि अगर कहीं गलती हो गई तो आधा पॉइंट मिस हो जाएगा, बढ़िया प्लेयर है। तो मैंने उनसे ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद एन नीलकांतन एक प्लेयर है जो कि राहुल शेट्टी के बहुत करीबी रहे, महाराष्ट्र में उनका अच्छा योगदान है चेस में। तो कभी आप नेट पर देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो वो नीलकांतन जी ने मुझे बोला तुमको जीतना चाहिए था। मैं बोला सर देखिए मेरा थोड़ा सा अनुभव का कमी था, पहला मैच था, लेकिन अगले बार जिससे मैच मेरा पड़ेगा मैं उसको हराऊंगा। और देखिए भगवान ने भी एक मौका दे दिया, उन्हीं के साथ घूमने वाले राहुल शेट्टी से मेरा मैच पड़ गया, जो इंटरनेशनल मास्टर है। और मैं जब उनके साथ शुरू से ही जैसे ही मैं बैठा हूँ बोर्ड पर, तो मेरे दिमाग में यही था कि इनको हराना है। जनरली ये सब चीज जनरली प्लेयर में नहीं आती, लेकिन चूंकि मेरे में वो था कि मेरे को कुछ करना है, और उनकी अपनी बात को सही साबित करना था नीलकांतन को, और ऊपर वाले ने मौका दे दिया था। तो D4 ओपनिंग में मेरा सेंटर का पॉन मर गया। लेकिन D4 ओपनिंग में आप समझते हैं सेंटर का पॉन अगर मर जाए तो आपको गेम को संभालना बड़ा मुश्किल है। E4 में आप कैसे हो इधर उधर घुमा के कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये पोजिशनल गेम में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वो भी बढ़िया प्लेयर। तो लेकिन फिर भी क्या, और फिर उसने एकदम पूरा अटैक कर दिया मेरे ऊपर। तो प्रवीण थिपसे जी गेम देख रहे थे, तो लास्ट का वो जो है देखने आए, जब वो पूरा अटैक किया हुआ था, उसी समय मेरे दिमाग में था कि एक चांस मेरे को मिलना चाहिए, एक चांस अगर मिलेगा भगवान की कृपा से तो मैं इनको हरा दूंगा। और एक चांस उन्होंने दिया। नहीं होता है जैसे 2 चाल में मैच करना है तो थोड़ा सा इधर घुमा के मैच करें आप कुछ सोच के, उन्होंने वही गलती कर दी, और मैंने उसके बाद रूक सेक्रीफाइस क्वीन सेक्रीफाइस करके उनको हरा दिया। तो प्रवीण थिपसे जी मैच देख रहे थे, तो राहुल शेट्टी जी साइन नहीं कर रहे थे कि अरे कैसे मैं हार गया। तो प्रवीण थिपसे जी ने बोला भाई साइन करो, इतना बढ़िया इन्होंने खिला है। उसके बाद फिर मेरा अनुपमा गोखले से मैच पड़ गया, फिर उनको भी मैंने हराया। वो उस समय एशियन चैंपियन थी। फिर भाग्यश्री थिपसे से, यानी एन नीलकांतन महाराष्ट्र के थे, और वो तीनों महाराष्ट्र के प्लेयर से मेरा मैच पड़ गया। फिर भाग्यश्री थिपसे से मैच पड़ा, तो भाग्यश्री थिपसे से मैं उन्हीं का जो उनका फेवरेट था फ्रेंच डिफेंस, वो उस समय महिला चैंपियन थी, राष्ट्रीय महिला चैंपियन, मैं उसी ओपनिंग को खेला उनसे।
मैंने फ्रेंच डिफेंस ही उनसे खेला, क्योंकि मैं एक चीज जानता था, जो पानी में तैरता है वो डूब भी सकता है। इसके बाद तो आप मैंने इसी बेस पर जी, इसके बाद अब 1992 में एमपी के लिए फिर से नेशनल भी खेले आप। हाँ, और आप सर 2 बार नेशनल भी खेले और फिर आप बिहार कब वापस आ लौटे? मैं बिहार, देखिए मेरे साथ एक ट्रेजेडी ये हो गई कि मेरी नौकरी लगनी थी, कंफर्म हो गई थी, और उसके लिए 4 प्लेयर का रिकमेंडेशन भी हो गया था कि हम लोग टाटा के साथ खेलते हैं तो हम लोग का 4th बोर्ड या रिजर्व बोर्ड थोड़ा कमजोर पड़ जाता है, तो इसके लिए वीरेंद्र उपाध्याय कोई नौकरी दी जाए। तो मेरा उसमें हो गया था फाइनल, और मेरा आपका असिस्टेंट स्पोर्ट्स ऑफिसर के रूप में नौकरी लगने वाला था, क्योंकि मैं शुरू से ही इसमें वो था कि मेरे को नौकरी मिल जाएगा। तो मैंने एम.कॉम तक पढ़ाई की थी, जिससे मेरे को बढ़िया ऑफिसर का कोई पोस्ट मिले, और उसके लिए सब हो गया था। और खाली मतलब एक इंटरव्यू का एक फॉर्मेलिटी होना था, क्योंकि जो भी होता था वो एसोसिएशन के थ्रू। और उस समय देखिए नीरज मिश्रा जी ने भी वहां पर अपना वो दिया हुआ था, लेकिन उनका इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि मेरा लोकल प्रेफरेंस था वहां पर प्लांट में, तो मेरे को तवज्जो दिया गया। लेकिन क्या हुआ कि वहां पर इंटूक का एक वो चलता था, तो उसमें वो जो महासचिव थे उन्होंने कुछ मेरे साथ गड़बड़ कर दिया। अब उस चीज को मैं बयान नहीं करना चाहता। तो उसके चलते क्या हुआ, उन्होंने अपनी बेटी का ही मेरे ही जगह विकलांग कोटे में उन्हीं का नौकरी लगवा दिया, जबकि मैंने ही उसको सिखाया। तो एक धोखा टाइप का उन्होंने दिया। उसके बाद से मुझे छोड़ना पड़ गया, क्योंकि हर कोई पूछता था क्या हुआ क्या हुआ। तो इसी कारण फिर मैं अपने जगह बिहार वापस। उसके बाद आप फिर बिहार आए, और जब इतनी चीजों को संघर्ष को पूरा करके फिर आप बिहार लौटते हैं, और बिहार में आते ही जो संघर्ष आपने किया, जो मेहनत आपने किया, जो सीखने का एक तरीका आपको मिलता चला गया, बड़े बड़े खिलाड़ियों से खेलने का जो अनुभव मिला, उसके बदौलत आपने मात्र मुझे लग रहा है 2001 से 2002 के बीच में मात्र 2 सालों के भीतर ही सृष्टि गौतम, सिद्धांत गौतम, मान्यता दीप्तम, अर्पिता सिंह और हिमांशु रंजन, सुधांशु रंजन, जो सब अब जाकर के जिनका बहुत बड़ा नाम हो गया है, तो ये सारा प्रोडक्ट आपने दे दिया। एक ऐसे जुझारू जिला ही आरा कहा जाएगा आपके आने से पहले तक। तो आप आए फिर आरा को एक तरीके से जैसे, और उससे आरा पहुंचने से पहले और इन बिहार के जो इतने होनहार खिलाड़ी जो हुए हैं, इनके बारे में बात करने से पहले हम लोगों ने अभी तक जो बात किया उसमें एक चीज रह गई है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि साहब ने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी खेला रायपुर रविशंकर यूनिवर्सिटी के तरफ से पहली बार, और इनका तो पहली बार वो यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता था ही, वो रविशंकर यूनिवर्सिटी का भी पहला प्रतियोगिता था ऑल इंडिया। वो एक ऐसा विश्वविद्यालय जो पदार्पण किया जिसने चेस में, और उस पदार्पण में इनका भी पदार्पण था। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा बिग अचीवमेंट उस यूनिवर्सिटी के लिए हुआ कि अखिल भारतीय स्तर पर शतरंज के बौद्धिक खेल के रूप में उनके पास खिलाड़ी है, यह उस यूनिवर्सिटी के बदौलत पता चला। सर वो यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा विश्लेषण करें, फिर हम लोग बिहार पे आ जाएंगे। हाँ, रविशंकर यूनिवर्सिटी जो है उसमें मैं कल्याण कॉलेज भिलाई में था, उसमें मैं पढ़ता था। और कल्याण कॉलेज पढ़ाई के हिसाब से बहुत आगे था उस समय, और मेरा कॉमर्स था। तो कॉमर्स में जो है आपका कल्याण कॉलेज का अपने रविशंकर यूनिवर्सिटी में फर्स्ट या सेकंड पोजीशन रहता था वहां के लड़के का पासिंग के हिसाब से। और रविशंकर यूनिवर्सिटी में जो है बहुत मतलब उस समय सभी खेलों को वो दिया जाता था। और तो चेस उस समय नहीं था, तो चेस के लिए वहां के जो छात्र नेता थे एक अरुण जंघेल करके, उन्होंने जो है उनको चेस से इंटरेस्ट था और वो खुद इसमें आगे आए, और उन्होंने फिर एक टीम तैयार की, हम लोग को भी खबर किया। और कल्याण कॉलेज में ही जो है आपका उसका जो है सिलेक्शन टूर्नामेंट हुआ, जहां से टीम सेलेक्ट हुई, और फिर वहीं से जो है रविशंकर यूनिवर्सिटी की टीम जो गई। और हम लोगों ने पहली बार में ही, उस समय बॉम्बे यूनिवर्सिटी रनर अप थी, उसको हमने हराया था। तो ये हम लोग का उस समय अचीवमेंट था। बाद में कुछ दिनों बाद जो है आगे चल के
पंडित रवि शंकर यूनिवर्सिटी जो है वो आपका ऑल इंडिया चैंपियन भी बनी थी। जब आप बिहार आते हैं तो ये ढेर सारे जो अभी हमने नाम बताए वैसे खिलाड़ी बिहार राज्य को देते हैं जो आज गौरवान्वित कर रहे हैं और कर चुके हैं। सर इसके अलावा जब आप आर्बिटर के रूप में काम किए उस समय कोई सर्टिफिकेशन तो होता नहीं था जैसा अब हो रहा है। पहले तो बस जिनको नॉलेज है और वो एक एसोसिएशन उनको अगर चेक करके कि ठीक है इनमें एलिजिबिलिटी है तो उन्हें डन करती थी। उस समय में आप बिहार एज ग्रुप का जितना भी बिहार का एज ग्रुप प्रतियोगिता होता था उसमें आप दिलीप भगत जी के साथ सारे प्रतियोगिताओं में दिखते थे। दिलीप भगत जी के साथ जो आपका ये कॉम्बिनेशन था हर प्रतियोगिताओं में आप उनके साथ लगभग प्रतियोगिता में रहते थे। बस मुझे जहां तक लग रहा है पार्श्वनाथ 2009 दिल्ली में जब आपने आर्बिटर का काम किया था वहां पे वो नहीं रहे होंगे आपके साथ। तो ये आपका आर्बिटर का अनुभव और दिलीप भगत जी का, क्योंकि वो भी पुराने जमाने के एक बहुत बड़े नाम है और आज भी लोग उनको इज्जत के साथ लेते हैं उनका नाम, बताएं सर। देखिए मैं जब आर्बिटर का ऐसा हुआ कि जब हम लोग भिलाई में थे तब भिलाई में 1987 में जिस साल जो है जूनियर चैंपियनशिप जीतकर आनंद ग्रैंड मास्टर बने थे तो उस साल जो है 87 नेशनल भी भिलाई में हुआ। तो भिलाई में हम लोग बहुत एक्टिव थे, जैसे आप आजकल यंग एज में आप लोग एक्टिव है उस टाइप पर हम भी एक्टिव थे। तो उस समय क्या होता था कि जो एक्टिव लोग रहते थे और जो खुद भी खिलाड़ी अच्छे होते थे वही आर्बिटर के रूप में काम करते थे। तो उस समय ये मेरा सौभाग्य था कि आनंद के कोच रह चुके, भारत के पहले इंटरनेशनल मास्टर रह चुके मैनुअल आरोन जी जो है वो वहां पर चीफ आर्बिटर थे और मैं उन्हीं के अंडर में, मैं और जीएन पिल्ले जी हम लोग डिप्टी चीफ आर्बिटर थे। और उस टूर्नामेंट में आनंद तो चूंकि ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट खेलने गए थे, उस टूर्नामेंट के दौरान ही अनाउंस हुआ था कि आनंद जो है वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं, जूनियर चैंपियन, और इसी के चलते उनको डायरेक्ट सीधे ग्रैंड मास्टर का वो टाइटल मिल गया है। तो बहुत हम लोग को खुशी हुई। और उनको छोड़ के बाकी जितने भी प्लेयर थे उस समय नामी प्लेयर, जैसे आपका प्रवीण थिप्से जी, ये आपके दिवेंदु बरुआ जी, ये सभी नामी प्लेयर जो हैं वहां पर आए हुए थे। तो हम लोग को उनके साथ, खुद दिवेंदु बरुआ को तो मेरे को ही देखना था कि उनको सब व्यवस्था का वो मेरे ही जिम्मे था। तो मतलब बड़ा हम लोग के लिए आर्बिटर के रूप में आपने एक बहुत बेहतरीन अनुभव को जिया है सीट से लेकर के और जब तक आप इसमें योगदान देते रहे। इसके अलावा आपने जब प्रतियोगिताएं आयोजित करवाना शुरू किया, और एक ही दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि ये अंडर 17 बालिका टीम के कोच भी रह चुके हैं। कोरोना से जस्ट पहले जो टीम गई थी उसके ये कोच भी थे। और जब ये डिपार्टमेंटल प्रतियोगिताएं आपने करवाई है जीपीओ के लिए, एजी ऑफिस के लिए, पावर ग्रिड के लिए, तो ये प्रतियोगिताएं जब आप करवाने जाते हैं तो वहाँ के अधिकारी आपको कैसे मिलते हैं कि उनको खेलने आता रहता है या ऐसे ही मनोरंजन के लिए? नहीं, वहां पर क्या है कि बहुत अच्छा हम लोग को रिस्पांस मिलता था। एक बार तो एजी ऑफिस में तो ऐसा था कि हम लोग थोड़ा चाय पीने गए हुए थे, मैच खत्म हो गया था, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला था, तो हम लोग चाय पीने गए हुए थे, वहीं के अधिकारी लोग हमको लेके गए थे। तभी एक जन दौड़े दौड़े आए, बोले कि चलिए सर बुला रहे हैं, जो महालेखाकार होते हैं वो बुला रहे हैं आपको, चलिए। तो हम गए तो बोले आइए उपाध्याय जी आप रहिए, भाई आप नहीं रहेंगे तो फोटो सेशन कैसे होगा। तो हम लोग को लगा कि चलिए कहीं तो कुछ ये है। और चेस नहीं के सर, लिए उन इतना लोगों को मतलब उन लोगों को खेलने आता है कि नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ। जब आप आर्बिटर थे नहीं, बढ़िया बढ़िया उसमें अच्छे अच्छे खिलाड़ी थे, बढ़िया खेलने वाले थे। ऐसा बात नहीं है। कहने का अर्थ ये है कि चेस हर जगह है, लगभग लोग जान रहे हैं हाँ चेस को, जो नहीं जान रहे वो भी अब जान जाएंगे जिस हिसाब से चेस बढ़ रहा है। तो बहुत आपके साथ मजा आ रहा है बात करके। आपसे एक और बात हम लोग करना चाह रहे हैं, ऑनलाइन गेम्स आजकल आप बहुत जीत रहे हैं सर। अब इस हाँ उम्र हाँ, में आप ऑनलाइन गेम्स में टेक्नोलॉजी से कोरोना के समय में जो ऑनलाइन आदमी गेम्स बहुत खेला था। जो आदमी जब चेस खेलता था, जब उसके पास कोई संसाधन नहीं था, ऐसे समय में जिसने चेस शुरू किया, और जब आप संसाधन आया तो जब हाईटेक हो गया जमाना, फिर भी वो वहां पे संघर्ष कर रहे हैं और वहां पे जीत रहे हैं।
तो जो जीत रहे हैं वो तो संघर्षशील नहीं कहलाएंगे। सर ऑनलाइन गेम कैसे जीतते हैं कुछ बताइए। अच्छे अच्छे ऑनलाइन प्लेयर गेम्स को में हराते देखिए, हैं आप, जीएम आर लक्ष्मण तक को हरा रहे हैं आप। हाँ हाँ, उनको भी हराया मैंने, रसिया के एक आईएम को भी हराया। जी तो आईएम हरी से भी ड्रॉ हुआ। जी तो ये देखिए, मेरा ये एक चीज मैंने जो आपको पहले बोला था कि शुरू से मेरा ये चीज रहा है कि अगर मेरे को कोई हरा देता है जी तो मैं उसको दोबारा सोचता हूँ कि मैं इसको हराऊं। ये चीज जो है मेरे को अलग तरीके से मोटिवेट करती है। और फिर परिस्थितियां कुछ इस तरह से हो जाती हैं कि उसको हराने का मौका मेरे को कहीं ना कहीं से ऊपर वाला दे देता है। और देखिए, सबसे बड़ी चीज जो है, आप कोई भी खिलाड़ी हो उसको मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप निर्भीक होके खेलिए, क्योंकि इसमें आपका हाथ पैर टूटने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। और आपने मेहनत किया है, ये आपको कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। और ये आपको शो करना है कि आप सामने वाले से कुछ अलग तरीके से मेहनत करते हैं। और ये तभी शो होगा जब आप उसको हरा सकें। हाँ, मैंने आपको बता रहा हूँ कि 2004 में मैंने नासिर वजी को हराया था। तो वो 2004 की एक खास बात मैं यहाँ पर इसलिए ला रहा हूँ कि वो जस्ट थोड़े दिन पहले ही बिहार में वो एएम कॉलेज में एक प्राइज मनी टूर्नामेंट हुआ था, उसमें वो 30,000 रुपए जीत के गए थे, जिसमें उन्होंने सुधीर सिन्हा ये प्लेयर को भी हराया था। तो क्या हुआ कि जब हम लोग सहारनपुर में पहुंचे तो वहां पर धर्मेंद्र जी भी आर्बिटर थे। तो सहारनपुर में जब हम पहुंचे तो हम और सुधीर सिन्हा एक साथ थे। तो सुधीर सिन्हा से मैंने बोला कि देखिए, ये एक कैरोकान डिफेंस का लाइन था, उसमें बिशप E4 का एक लाइन था, उसमें वो डब्ल्यूएस बतला रहा था इन्फॉर्मेटर में। तो मैंने बोला कि सुधीर, ये तो डब्ल्यूएस बतला रहा है लेकिन मेरे को स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है, दिख बढ़िया रहा है, इसको मैं कल खेलूंगा। तो बोला कि ये तो डब्ल्यूएस मुंह है उपाध्याय जी, आप कैसे खेलेंगे। मैं बोला भाई डब्ल्यूएस है लेकिन इसमें शो तो नहीं कर रहा है, क्यों डब्ल्यूएस है, और मेरे को बढ़िया लग रहा है, मैं कल खेलूंगा। अब देखिए, ऐसा हुआ कि मेरा नासिर वजी से ही पहला राउंड पड़ गया। तो नासिर वजी से पड़ा तो मेरे को याद आ गया सुधीर सिन्हा का बात फिर कि आप खेले सुधीर जी। सिन्हा को हराया है और बिहार में अभी ये हरा के आए हैं। तो मैंने बोला कि अगर 10-15 चाल तक कुछ नहीं रहा, सब कुछ ठीक ठाक रहा, तो मैं इनको हरा दूंगा। और देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि मैं कभी भी बढ़िया प्लेयर के साथ खेलता हूँ तो उसको कोशिश करता हूँ कि फेमिलियर स्ट्रक्चर नहीं लाने दूं उसको। अगर आप फेमिलियर स्ट्रक्चर नहीं देंगे तो आप वहां से फिर अपने आप को साबित कर सकते हैं। तो वही हुआ, मैंने उनको घुमा दिया। इवन कैरोकान डिफेंस में कैसलिंग बहुत इजी होता है, दोनों तरफ आप कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन वो कैसलिंग नहीं कर पाए। और वो बाद में इतना फ्रस्ट्रेट हो गए कि किंग सेंटर में लाके रूप से पॉन के सपोर्ट में मैट खा गए। बहुत 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 अच्छा लग रहा है जी जी। 2345 रेटिंग थी उस समय उनकी, 2345 रेटिंग। बहुत उपलब्धियां आपने, बहुत खिलाड़ियों को आपने हराया है सर, बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी को हरा रहे हैं। और आप लगातार अच्छा अभी खेलते रहे, क्योंकि वेटरन का भी होता है। अब तो चेस ऐसा गेम है जो कभी समाप्त नहीं होने वाला है, और आपको देख के हम लोग को उम्मीद जगती है। और बहुत अच्छा लगता है कि आज के दौर में आप लोग बने हुए हैं और हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए, अनुभव देने के लिए, अनुभव बांटने के लिए हैं। हम लोग फिर से एपिसोड जब अब बनाना शुरू कर रहे हैं तो फिर से बनाएंगे। टाइम का लिमिटेशन है, 3 मिनट हमारे पास बचा हुआ है। एक लास्ट सवाल सर अपने सारे मेहमानों से करते हैं। ये जो हमारा प्रोग्राम है, जो खेल की वकालत था, जो अब चेस की वकालत हो गया है इस महीने से, इस चेस की वकालत के बारे में अपना कुछ राय दे सर। देखिए, पहले तो चीज है कि अगर कोई किसी भी चीज में इनिशिएटिव लेता है तो समझ जाइए कि वही एक अलग हट के उसका काम जो है वही उसको सक्सेस की ओर ले जाता है। और आप तो चूंकि सभी से परिचित हैं और एंकर के रूप में भी आप बहुत जगह आ चुके हैं, ये आपको एक एडिशनल बेनिफिट है, और जिसके चलते आप इस प्रोग्राम को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और हम जैसे लोग को भी एक मौका दे रहे हैं कि अपनी बात वो रख सकें इस मंच पर। और भी बहुत लोग आएंगे जो रखेंगे, और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और खिलाड़ी अवश्य इससे लाभान्वित होंगे। सर बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। अभी बहुत बातें करनी है, बहुत सारी बातें हैं फिर से। और चूंकि दर्शकों के बीच उत्सुकता ही बनी रहनी चाहिए, क्योंकि अब मैं इसको लंबा करना चाहता हूँ। तो अगली बार हम लोग आएंगे ढेर सारी बातों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार।